Okay, so let's start with the concepts. There are three concepts, or four concepts rather, that we are going to discuss today: problem solving, critical thinking, metacognition, and creativity. So, to start with, what do we mean by problem solving? So it is a process. First of all, it is a process. Problem solving is a process of identifying, analyzing, and finding effective solution of challenges, obstacles, and issues. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई भी जो चैलेंज हो, अवरोध हो, या कोई एक मुद्दा है आपके सामने, उसका उसको आप सॉल्व करने की, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ह्यूमन तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और जो एक, तो आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक इस थोड़ा सा इसको मैं एक अलग डायमेंशन से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का दो तरीका है जो हम ह्यूमंस अपनाते हैं। एक तरीका जो हमने अपने इनहेरेंटली या अपने ह्यूमन होने के या एनिमल जगत से संबंधित होने के कारण इनहेरिट किया है। इट इज फ्रॉम आवर नॉन ह्यूमन एंसेस्टर्स, दैट इज इंट्यूटिव टेक्निक। अब इंट्यूटिव टेक्निक क्या है कि किसी प्रॉब्लम को आ, कई तरीके से ट्रायल एंड एरर से डिफाइन करके, ट्राई करके, और जो बेस्ट तरीका है उसको हम लोग मेमोरी में प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो डेफिनेशन दिया है ये सेकेंड तरीके के बारे में। हम लोग फर्स्ट तरीके की पहले बात कर रहे हैं, जो जिसे हमने इनहेरिट किया है। वी हैव इनहेरिटेड इट। और ये हमारे में ही नहीं है, जितने भी एनिमल्स हैं, इवन स्मॉल इंसेक्ट्स आल्सो, दे आल्सो हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो इंट्यूटिव तरीका है। जैसे आप बीज पर स्टडीज हुए हैं और दूसरे कई जीवों पर स्टडीज हुए हैं, जिसमें आप इसमें साइकोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनिमल्स को कुछ एक पर्टिकुलर वे में उनको काम करना, या किस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना सिखाया जाता है, या वो सीख लेते हैं। वो कैसे सीखते हैं, बेसिक प्रोसेस उसका क्या है? तो आप देखते हैं, या पिजन बॉक्स हो, या जो पिजन बॉक्स में भी वो वही कहानी चाहिए। क्लासिकल कंडीशन का उदाहरण नहीं है पिजन बॉक्स, लेकिन आप उसको भी उसमें ले सकते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग था उसमें थोड़ा सिचुएशन अलग था, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो कैसे आया। कई बार जब चीजें रिपीट हुई तो दर्ज हो गया कि हाँ, ये अ, हमारे इसके बाद एक पर्टिकुलर सेक्टर, सब इसके बाद एक पर्टिकुलर चीज होना है। उसी तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो पिजियन वाला उदाहरण है, उसमें है कि अ, आप एक ट्रायल एंड एरर का सिस्टम आप फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी में दर्ज हो जाता है। तो ये इंट्यूटिव तरीका है। आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको दाएं से बाएं से, सामने से, पीछे से, हर तरफ से उसको उसके उसके उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कोई एक तरीका आपका काम कर जाता है। तो शिकारी जानवर जो होते हैं वो भी अ, सबसे बड़ी आवश्यकता है जीने के लिए भोजन की, तो भोजन को अप्रोच करने का बहुत सारा तरीका अपनाते हैं, और धीरे धीरे वो तरीका सीख जाते हैं जिसमें कि वो शिकार को धोखा देकर या शिकार शिकार के नजर से बचते हुए शिकार कर लेते हैं। तो ये किसी
प्रॉब्लम को एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके और सॉल्यूशन को इवेलुएट करके तो नहीं हुआ है। ये कैसे हुआ है? इंट्यूटिव तरीका है। उन्होंने सैकड़ों या हजारों तरीके ट्राई किए होंगे और उसमें से एक तरीका जो काम करने लगा, तो फिर उसको उसको उन्होंने रिपीट किया और फिर वो उनका परमानेंट हैबिट बन गया। तो दैट इज द स्टोरी। और बहुत सारी चीजें उनका उसमें इनहेरेंट भी जेनेटिकली आ जाती हैं, जो कि कई हजार या लाख सालों से उनके साथ वो चीजें हो रही हैं। several several thousands of year are there। तो जब इतने लंबे समय तक कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप रिपीट करते हैं, तो उसका मैसेज जीन में चला जाता है। अब वो कैसे आता है, कैसे काम करता है, ये अलग बात है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसको 3 स्टेज में करते हैं, लेकिन ये बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का तरीका है वो है। और इससे पहले जो हम लोगों ने सब डिस्कस किया, वो इंट्यूटिव मेथड है, या आप उसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप उसको बहुत सोच करके, स्टेप्स को डिफाइन करके, 5 स्टेप्स डिसाइड करके, फिर 3 को रिजेक्ट करके, 2 को सिलेक्ट करके और फिर एक उसमें से बेस्ट को ट्राई आउट करके, ऐसा कर इतना प्रोसेस तो नहीं करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से आप एक ट्रायल लेते हैं, वो काम नहीं किया तो फिर तब सोचते हैं अच्छा दूसरा एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं। और जो एक्सपीरियंस आदमी होता है वो सीधे सीधे उसको जो सबसे सक्सेसफुल तरीका है उसको ट्राई करता है। तो दिस इज इंट्यूटिव मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक ऐसा ऐसी प्रक्रिया है जो हर इन जो लिविंग बीइंग है, स्पेशली जो एनिमल्स हैं के कैटेगरी में, जिनको हम लोग रख सकते हैं, और शायद इंसेक्ट्स को भी रखना चाहिए। और तो इन सब में ये कॉमन है। और ह्यूमन में खास ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लैंग्वेज का उपयोग करके इसी प्रोसेस को ज़्यादा सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। दैट इज यूनिक अबाउट ह्यूमंस। तो इसलिए हम लोग किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि उसका कैटेगरी पता कर लिया कि प्रॉब्लम है किस कैटेगरी का। जैसे आपने सबने वो बड़ा भारी वाला काम किया होगा बचपन में, जिसको कि हम लोग मैथ्स बनाना कहते हैं। तो उसमें आपने अ, सबसे पहले आपके सामने जब सवाल आया होगा परीक्षा में, तो आपने पहले सोचा होगा कि ये किस चैप्टर का है। तो दैट इज टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द प्रॉब्लम। वो बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल है कि आइडेंटिफाई का क्या अर्थ हो सकता है। तो वो तो मैथ का है। वैसे भी आप अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है, तो आप सोचते हैं कि भाई किस तरह इसको, इसका एरिया क्या है। फिर आप सोचते हैं कि इसके एरिया का जिस एरिया का है उसमें मेरी पकड़ कितनी है, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ या मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हाँ, तो ये ब्रॉड सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हम लोगों को यह समझना है कि एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये मान लेते हैं कि आप उसके पास उस एरिया का एक्सपर्टाइज भी है। उस एक्सपर्टीज से आप क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम है उसके बेसिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ये प्रॉब्लम का जो डिफरेंट डायमेंशन है, उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। और डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, जिन कॉन्सेप्ट्स को के रूप में उसको डिवाइड किया जा सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक कंपोनेंट्स में, कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। उसको आइडेंटिफाई करके उनके बीच के रिलेशन को समझ लेना, यही एनालिसिस है। यानी किसी भी प्रॉब्लम के जो
हम उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट के लेवल पर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उस प्रॉब्लम का, उसके डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उनके बीच के रिलेशंस को देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कहाँ पर ये रिलेशन में इंटेंगलमेंट है या प्रॉब्लम है, या इस तरह की कोई बात है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें सपोर्ट कर सकता है या सहायता कर सकता है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एनालाइज कर लिया, तो समझिए आपका काम हो गया है। अब आपको उसका आप एक सॉल्यूशन सोचना है। अ, हालांकि ये भी कई बार सॉल्यूशन जो है सो रेडीमेड मिलता नहीं है आसपास, आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। तो चाहे जो भी हो, मतलब यही है कि ये 3 स्टेज है, और आप स्टेज को समझ गए कि क्या इसमें जो बेसिक क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में जब हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अटैक करते हैं, तो उसमें हमें सीरीज ऑफ कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल स्टेप्स का अ, हमें फॉलो करना होता है। और उसमें कई बार जटिल और अस्पष्ट परिस्थितियां भी आती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने पहले ही आपको, इसलिए मैंने पहले ही चर्चा कर दी कि यू हैव टू बी इंट्यूटिव इवन व्हेन you are tackling it with all your intellectual and conceptual and cognitive abilities. Even in that case, also, you have to, at point of time, you have to take choices that you are not sure whether it will work or not work. तो सारे एनालिसिस के बाद कई जगहों पर आपके पास सिचुएशंस आएंगे जहां जो कि इतने कॉम्प्लेक्स होंगे या इतने एम्बिगुअस होंगे। ये दोनों चीजें यहाँ अ, आपकी हो सकती हैं, जिसमें कि वो कॉम्प्लेक्स भी होगा और एम्बिगुअस होगा, जिसका जिसका कि आपको रिजोल्यूशन खोजना होगा और उससे आपको गुजरना होगा। तो ये एम्बिगुअस जो है वहां पर आपको इंट्यूटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट, टॉस ए कॉइन और थ्रो ए डाइस, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक ए चांस। तो ये सारी चीजें होंगी इवन इन दिस केस ऑल्सो। और आप कह सकते हैं कि ये दिस थिंग इज नॉट completely डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर थिंग, दिस इज जस्ट बिल्ड अपॉन दैट थिंग। जो पहला प्रोसेस है, इंट्यूटिव प्रोसेस है, उसी के ऊपर से ये बना होता है ये प्रोसेस, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ या सिंबॉलिक वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर लिए। अब इसके जो कुछ मोटे तौर पर जो चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन में इसका काफी सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि जैसे ही आप कोई कुछ सीखते हैं तो तुरंत जो सिखाने वाला है उसके दिमाग में ये बात आती है कि आप क्या एप्लीकेशन लेवल पर जा पाएंगे, और क्या आप उस पर कुछ नया कर पाएंगे या नए सिचुएशन को में उसको लागू कर पाएंगे। तो ये बात आप सोचते हैं, जैसे ही जो टीचर है वो सोचते हैं और वो चैलेंज करते हैं, स्टूडेंट के सामने उसको रखते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस पर वो आगे काम करे। तो ये एक लर्निंग की प्रक्रिया का, और खास करके जिसको हम लोग हायर लेवल लर्निंग कहते हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हमने पहले ही बात समझ ली कि
प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है, इम्पैक्ट को समझना पड़ता है और अंडरलाइनिंग कॉजेज को समझना पड़ता है। और इसमें जो भी समय आपको लगे, ये कहा जाता है कि आपने आधी जंग जीत ली अगर आपने प्रॉब्लम को सही सही आइडेंटिफाई कर लिया। तो अ, ये उसका एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। दूसरा होता है जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, कॉजेज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फिर उसके एनालिसिस की बात आती है, जिसमें कि आप जब उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने जा रहे हैं, एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम आप किस प्रकार से उसको अप्रोच करें, तो उसके लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, जिसमें कि आप उसके जो इंटर कनेक्शंस हैं वो उन सबको समझते हुए और फिर आप उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप सॉल्यूशंस, जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आप ट्राई आउट करते हैं, और फिर आप उसका ये इवेलुएट करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन जो है इम्प्लीमेंटेशन के लायक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करके फिर आप उसका रिव्यू करते हैं कि जो प्रॉब्लम था उसको जिस तरह से हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो क्या उस हद तक उस तरह से ये सॉल्व करने में, उस तरह से ये वर्क करने में सफल हम रहे। उसके बाद हम लोग उसका अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली जो एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे और अतिरिक्त स्किल्स होते हैं जो एजुकेशनल सेटअप में आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आप उन चीज़ों को पर भी ध्यान दें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोलेबोरेशन। अब ये कोलेबोरेशन का मतलब ये हुआ कि यू मे थिंक कि आपने प्रॉब्लम को पूरी तरह एनालाइज कर लिया है, या प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह समझ गए हैं, या प्रॉब्लम का एनालिसिस आपने सही सही कर लिया है, या आपको ये भी लग सकता है कि जो सही इसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आप सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो एक तो इसमें जो प्रॉब्लम का नेचर है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से यू मे नीड कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस लेवल। आप सजेशन के लेवल पर कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ सकती है, या उसके इम्प्लीकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ सकती है, एनालिसिस के लेवल पर कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इंटरप्रिटेशन के लेवल पर कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इवैल्यूएशन के लिए कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। तो कोलैबोरेशन का कई सारे लेवल पर आपको जरूरत पड़ सकती है प्रॉब्लम सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्व को सॉल्व कर। तो कई बार कहने का अर्थ ये है कि जो मॉडर्न सेंस में, चूंकि जो सिंपल प्रॉब्लम्स थे वो उसे हमारे पूर्वजों ने उसको लगभग सॉल्व कर दिया है, और आप उसको गूगल पर खोज के उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हम केवल उन प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने उसको सॉल्व कर दिया है, और आपका आप उसको फिर से एज ए स्टूडेंट यू शुड डू दैट, कि आप उसको फिर से ट्राई आउट करके और उसका सॉल्यूशन निकालें। दैट इज ए गुड एक्सरसाइज, एंड essential exercise rather. It is not good that you always look into Google and anywhere, and आप उसको खास करके जिस फील्ड में आप अगर एक्सेल करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, तो उस फील्ड के लिए तो आपको निश्चित तौर से गूगल को टच नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप अपना ग्राउंड वर्क पूरा नहीं करते। लेकिन
जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपने अपना एक अपने क्षमता से आपने जब एक पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया है, तो उस पॉइंट पर आपको जरूर ये करना चाहिए। आपको अपने आप में सेटिस्फाइड हैं तब भी आपको जरूर करना होता है कि हमें कोलैबोरेशन के लिए देखना चाहिए कि क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम सही है, क्या हमारा इंटरप्रिटेशन सही है, क्या हमारा जो हमने रिलेशंस प्रॉब्लम्स के बीच में स्टेब्लिश किया वो सही है, ये सारी चीजें सही हैं या नहीं है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो इस इसमें उसी से जुड़ा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कोलैबोरेशन से जुड़ा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई बार जिस डिसिप्लिन से आप आते हैं उसमें एक खास तरह की थ्योरीज प्रचलन में रहते हैं, और उसके हिसाब से जो उसमें आप सॉल्यूशन सोच पाते हैं, या आपके जो इमीडिएट कोलैबोरेटर्स हैं वो जो सॉल्यूशन सोच पाते हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, या उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं जितने कि तब होते जब आप उसके जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं, या रिसेंट जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या फॉर्मेशंस हैं, उनको अगर आप कंसिडरेशन में ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रिसर्च की बात होती है तो उसमें अक्सर हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्वांटिटेटिव तरीका है, हमने एक सर्वे कर लिया, उसका एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया और फिर हमने उसका रिजल्ट दे दिया एक टी टेस्ट लगा के। तो अब उसमें ये ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन अब एक अच्छे जर्नल में आप जाएंगे तो वो कहेगा कि ये तो आपने मास्टर्स लेवल पर जब आप, या ग्रेजुएट लेवल पर जब आप अभ्यास कर रहे थे उस समय के लिए, रिसर्च के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी आप आए हैं कहाँ पर? अभी यू आर नाउ इन फ्रंट ऑफ द स्कॉलर्स, और जो टॉप लेवल के रिसर्चर्स हैं उनके लेवल पर आप आए हैं अपना रिसर्च लेके, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। यू शुड गो बैक एंड फाइंड आउट व्हाट इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसर्च, या हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च इस टॉपिक पर, और देन यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट। तो आप जब किसी रिसर्च को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो केवल एक तरीके से काम नहीं चल रहा है, उसमें मल्टी तरीका अपनाया गया है, कई सारे तरीके उसमें लगाए गए हैं, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड तरीका अपनाया गया है, और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी है वो किसी एक डिसिप्लिन से नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिसिप्लिन से आ रहा है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल्स है, अ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिल्कुल इनहेरेंट होता है, क्योंकि आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म करना होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कोलैबोरेट करते हैं उनके जो सजेशंस है उसका क्रिटिसिज्म करना होता है। नंबर थ्री, अगर आपको उसका एक चार पांच या तीन चार उसके सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, तो किस कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ सकता है। नंबर फोर, आप जब उसको पूरा कर लेते हैं तो फिर आपका जो सॉल्यूशन था ये कितना इफेक्टिव रहा, इस बात का भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें ये क्रिटिकल थिंकिंग हर स्टेज में इनहेरेंट है, उसके बिना ये आगे ही नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से डेटा एंड एविडेंस बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें, रिसर्च में जो एविडेंस और डेटा, उस पर इसको आधारित करना होता है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उसके बारे में उसको कितने तरह से सॉल्व किया है दूसरे लोगों ने, आपका जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है इसके बारे में आपके पास क्या सूचनाएं आपने एकत्र की हैं। डेटा का मतलब है सूचनाएं। अब ये सूचना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और वो सूचना डेटा जो है सो क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है या क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। जिस जो भी नेचर हो डेटा का, उसको इकट्ठा करके, एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसके बाद एक और चीज होती है कि आप किसी समस्या को किसी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे।
जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होगी तो आप उसको, उसका जो एथिकल तरीका है, उसका उसको ध्यान में रखते हुए ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर एडॉप्ट करने की, एडाप्टेबिलिटी की जब बात आएगी, तो अ, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का तरीका है, समय के साथ, परिस्थिति के साथ वो बदलता रहता है। आपको उसमें जो पुराने तरीके हैं उसको, उसमें अमेंडमेंट्स लाने होंगे। और खास करके एजुकेशन के फील्ड में हर जनरेशन के साथ चीज़ें बदलती हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप नए लर्नर्स के बीच में जब आप जाते हैं, तो आप अपने पुराने तरीके हर जगह नहीं चला पाते हैं। और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि आज के बच्चे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इनका, इनका तो फोकस ही गलत है। तो जो भी हो, ये एडेप्टिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी, जो जिस कल्चर में आप फंक्शन कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सेंसिटिव होना कि अगर वो, क्या वो दूसरे कल्चर को एड्रेस कर पा रहा है, उसके सेंसिटिविटी को, उसके उसकी चीज़ों को वो इंक्लूड कर पा रहा है। कई लेवल पे ये होता है। जैसे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने सोचा है, उसमें उनका इंक्लूजन, जो भी लोग, पार्टी, जो भी लोग उसमें से संबंधित हैं, उन सबका इंक्लूजन होना आवश्यक होता है। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका काम हो गया है या हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया, मान लिया जाए। लेकिन एक बड़ा ग्रुप है, दूसरा चंक है जो कि छूट गया, तो ये सेंसिटिविटी होना चाहिए इसमें। और साथ साथ जो भी पार्टिसिपेशन के लेवल पर भी उनका, उनके पास दूसरे लोगों के जो का जो कल्चर पर्सपेक्टिव है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद टेक्नोलॉजी और टूल्स का जो एडवांसमेंट होता है, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इम्पोर्टेंट इफेक्ट आता है। इसलिए जो भी लेटेस्ट टूल और टेक्नोलॉजी होते हैं, उस पर ध्यान देना होता है। और फिर अगला होता है फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जो भी आपने तरीका डेवलप किया है, उसके बाद फिर से आपको उसको और फर्दर इम्प्रूव करने, उस पर फीडबैक लेते रहना होता है और लगातार इम्प्रूव करते रहना होता है। टीचिंग एंड मेंटरिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका डायमेंशन होता है, जिसका मतलब है कि आप जब हायर एजुकेशन में जब आप काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं, उसका, उसको सिखाना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सब इसके डायमेंशंस थे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग, जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ी चर्चा हमने ऊपर ही कर ली। बेसिकली ये है क्या, एक इंटेलेक्चुअल या प्रोसेस या बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें कि अ, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में उसका विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और उसका एक सिंथेसिस करके, मूल्यांकन करने के बाद उसको एक सॉल्यूशन की ओर ले जा करके हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है या सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग से अलग कैसे है, तो हमने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर ली कि वहाँ दो तरह की चीज़ें हो सकती थी। एक इंट्यूटिव लेवल पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे आप, बहुत से उसका सिंपल एग्जांपल है, आप टीवी के दुकान में या किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके या अपनी कार लेके जाते हैं, या टीवी के दुकान में अपनी अपना टीवी लेके जाते हैं, तो वहाँ जो बैठा आदमी होता है, वो आपका, आपके प्रॉब्लम को देखता है और उसको सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर आप उससे, उस टीवी या कार के उस पार्ट के
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में पूछें कि ये क्या है, इसका क्या फंक्शन था इसमें, ये क्या, ये काम क्यों नहीं कर रहा था, या ऐसे कुछ सवाल करें तो आपको पता चलेगा कि वो तो कुछ नहीं जानता है। तो अ, मतलब ये है कि उसने कोई ट्रेनिंग या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली है, लेकिन वो इंट्यूटिवली उसने सीख लिया है कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो वो उसकी जो मास्टरी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप्स है उस पर उसकी मास्टरी है। उसके जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी वो करेगा, उसने अपने इंट्यूशन से पता कर लिया है, उसने अपने ट्रायल एंड एरर में या ऑब्जर्वेशन में, या जो भी उसका उस्ताद था उसको जिसने उसको सिखा दिया है कि देखो ऐसी बात होगी तो ऐसा करना होता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो समय के साथ बार बार उसी प्रॉब्लम्स उसके सामने आते हैं, बार बार उसका सोल्यूशन करता है, तो उससे उसका जो एक्सपीरियंस है वो पुख्ता होता जाता है। तो वो एक तरीका है, वो यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट के खिलाफ कॉन्सेप्ट को खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। यानी आपने हमने कहा कि दिस इज ए, so you have to criticize it. No, this is B. Why can't it be B? Or you have to say, why should it be A? That is critical thinking. Yeah. Why it ought to be A? Why not B? ये A ही क्यों है? तो A ही क्यों पुकारते हैं? We can call it something else. तो आपको एक कॉन्सेप्ट के खिलाफ उसके विपरीत धारा में जाना होगा, उसका उसका उल्टा सोचना। तो नाउ दिस इज कम्प्लीटली अ सिंबॉलिक प्रोसेस। एक प्रोसेस ऐसे लेवल पर है जो कि सिंबल्स के लेवल पर है, जहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट्स है उसको उसको मिला करके आपको वहाँ काम करना पड़ता है। आप उस लेवल पर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो इसमें जो चीज़ें लगती हैं, यानी एक तो पहली चीज़ लगती है कि आपको रीजनेबली सोचना पड़ता है, या लॉजिकली या रेशनली सोचना पड़ता है, और बिना एविडेंस के साथ सोचना पड़ता है, ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ता है कि ये चीज़ उपलब्ध है तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग हुआ। कि ये चीज़ उपलब्ध है, इसका अर्थ है कि इसमें ये चीज़ हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिवली, लॉजिकली एंड रेशनली उस पर सोचना होता है। और इसके अलावा आपको उसके डिफरेंट डायमेंशंस भी सोचने होते हैं, जिसमें कि डायमेंशन के मतलब है कि उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव में क्या कैसे उस पर सोचा जा सकता है। तो इससे जो व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो वो ज़्यादा बेहतर निर्णय ले सकता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में उसको सहायता मिलती है। हमने पहले ही ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दौरान क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है, और इनके आधार पर एक तार्किक निष्कर्ष निकाल सकता है ना। और ये जो है एजुकेशन का रिसर्च, और बल्कि जीवन के डिफरेंट पहलू में एक इम्पॉर्टेंट स्किल माना जाता है एजुकेशन एजुकेशन का, बल्कि फंडामेंटल स्किल माना जाता है जब हायर एजुकेशन और रिसर्च की बात आती है। जिससे कि किसी भी चीज़ का इवैल्यूएट करना, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है उसको इवैल्यूएट करना, आर्गुमेंट को इवैल्यूएट करना, या जो सिचुएशन है उसको इवैल्यूएट करना इन सिस्टमेटिक एंड रेशनल मैनर। उसका आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से मतलब क्या हुआ कि यू फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इस चीज को हम कैसे कर रहे हैं उसका आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया है। जैसे आपको अगर 5 काम करना है तो पांचों का एक पैरेलल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। 5 अलग अलग काम भी हैं तो पांचों का अलग अलग स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। या एक ही तरह का काम है तो
अगर एक ही तरह के काम को 5 बार करना है, तो पांचों बार वो एक ही तरह से होना चाहिए। रिसर्च का ये रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि कि आपने एग्जाम, जब आप मान लीजिए आप एक बच्चे का ही इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप उनको एक ही एग्जाम हॉल में बैठाते हैं और एक समान टाइम देते हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का सिंपल मीनिंग यही होता है कि सबके लिए वो समान है, वेल इन्फॉर्म्ड है। दोनों पक्ष या जो भी पक्ष इन्वॉल्व हैं उनको पूरी तरह से पहले से पता है इसमें इसमें ये इसके डायमेंशन होंगे, और अ, उस जानकारी और इंफॉर्मेशन के साथ वो उसको अप्रोच करते हैं। इसके बाद इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं, वो लगभग उसी तरह से हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, मिला जुला के। जैसे कि इशू को पहले तो जो प्रॉब्लम का तो जो जिस पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। ये जो क्या किस चीज़ पर सोचना है। अदरवाइज आप बिल्कुल प्रॉब्लम कुछ होगा और आप किसी और दिशा में चले जाएंगे। और जिसमें आप बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना अपने मन से कुछ एजम्पशंस बना के, या कोई किसी तरह के बायस के अंदर, इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री होकर के, और तब आप उस टॉपिक को पिक करते हैं जिस पर कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले। और तब इसी ऑब्जेक्टिव नज़रिए के साथ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है उसका हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद उसमें फिर एक बार जो भी एजम्पशंस या बायसेज हैं उसको आप चेक करते हैं कि जो एजम्पशंस हैं वो वैलिड एजम्पशंस हैं या उसका वो बेसलेस हैं, विशफुल थिंकिंग है, या सेल्फ प्रोफेसी है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सेल्फ प्रोफेसी का मतलब हुआ कि अ, आपने कुछ पहले से एक माना हुआ है, और आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इस तरह से किया है कि आपने जो पहले से माना हुआ है वही पुष्ट हो जाए, वही कंफर्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को आपको वहाँ पर चेक करना होता है। और अगर कोई बायसेस है उसको चेक करना होता है, तो उससे बाहर निकलना होता है। फिर आपको अपने आर्गुमेंट बिल्ड करने होते हैं। एक बार आप ये जब प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अपना आप जो उसमें आप आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं उसको इवेलुएट करते हैं कि हमने ये चीज़ें कमी पाई। उसको आप चेक करके देखते हैं कि अ, ये जो कमियां हमने पाई है वो क्या लॉजिकली कोहेरेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हम ही जो बात कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, फिर दूसरी बात से अपनी ही बात को हम उसको कट कर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो नहीं है। फिर उसके वैकल्पिक जो पर्सपेक्टिव हैं उसके बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद तब आप लास्ट में अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं कि आप जो आपने क्रिटिकली एग्जामिन किया किसी चीज़ को, उसका फाइनली आपको क्या कहना है, आपका क्या कंक्लूजन। और जब आप एक बार कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो फिर आप उस कंक्लूजन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हम जहाँ पहुंचे हैं, क्या वो वैलिड पॉइंट है, टेनेबल है, क्या वो स्टैंड करेगा जब हम उसको किसी के सामने रखेंगे। तो किसी तरह का लॉजिकल फैलेसी या बायस, या क्या और इसको बेहतर बनाया जा सके, ऐसा कुछ इसमें अगर संभव है, तो ये आप रिफ्लेक्ट या करते हैं या इसको सेल्फ एसेस करते हैं। और तब जब इस इतनी प्रक्रिया से आप गुजर लेते हैं, तब आप उस फाइंडिंग को कम्युनिकेट करते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ये
एक प्रोसेस से गुजरने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि अ, लगातार आपका रिफाइनमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। और ये नहीं है कि जैसे आपने फिक्स कर लिया है कि फलानी बात है तो उसका ये क्रिटिसिज्म है, और आप तो शांत बैठे हैं, उसके बाद आपने मान लिया है कि हम जो सोच लिया साहब यही है, अब आगे इसमें कुछ सोचने समझने के लिए शेष नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं करके आप उसके लिए डायनेमिकली सोचते रहते हैं, और अ, पूरे एक सिस्टमेटिक वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई सारे इसके एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिसमें कि आप कोई किसी चीज़ पर अगर आप सोचने की कोशिश करते हैं क्रिटिकली, तो आपको कुछ उसका जो बाहर निकल के उस जिस तरह से कोई भी चीज़ आपके सामने रखी गई है, कोई एक आर्गुमेंट रखा गया है, तो उस आर्गुमेंट के फ्रेमवर्क से बाहर निकल के आपको सोचना पड़ता है, एक ब्रॉड पिक्चर देख के सोचना पड़ता है, कई बार आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में अ, ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है कि आप उसमें ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत लगती है कि आप किसी चीज़ पर क्रिटिकली आप उसको थिंक कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, तो कैसे आप उस एक दायरे में, जिस दायरे में जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, वो अपने आप में एक तर्क और प्रस्तुति का एक उसका एक ढांचा होगा, जो जाहिर है किसी दूसरे व्यक्ति ने सोच समझ के बनाया। तो अब आप उसको जब काउंटर करना चाहते हैं, तो आपको तो पहले खुद के लिए अपनी जगह बनानी पड़ती है। उस जगह पर, जिस जगह पर आप खड़े हो सकते हैं, जो तार्किक स्थान का निर्माण आपको करना पड़ता है अपने लिए, और फिर उस स्थान पर खड़े होकर के आप जो पूर्व स्थान है उसको आप काउंटर करते हैं। और उसमें बहुत सारे तरीके हैं क्रिटिकल, खास करके जब डिबेटिंग के सेंस में आते हैं, तो और पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की बात हम लोग संस्कृत में करते हैं, जिसमें कि पूर्व पक्ष में आप अपोनेंट का ओरिजिन, वहां से भी आप अपनी बातें निकालते हैं और क्रिटिसिज्म करते हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं। उसके बाद दूसरी बात इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी होती है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि आपको न केवल अपने इमोशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, बल्कि जो उसका प्रेजेंटेशन है, जिस ग्रुप के सामने आप उसको रख रहे हैं या जिसका आप काउंटर कर रहे हैं, उसके भी इमोशन का अ, आपको मैनेज करना होता है। यानी ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों ही लेवल पर जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसमें काम करता है। जब आप किसी का क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग किसी अपोनेंट के लिए के खिलाफ करते हैं, या अपोजिट आइडिया के खिलाफ करते हैं, तो आपको ये क्लियर करना होता है कि दिस इज जस्ट अगेंस्ट योर आइडिया, नॉट अगेंस्ट यू। तो देर इज नो ईगो इन्वॉल्व। तो इस तरह की चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। और तीसरी बात, हमने ऑलरेडी पहले ही देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें ये इनबिल्ट होता है अपने आप में। और जो भी इसमें कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, अ, उस पर अ, जब आप उस पर क्रिटिकल थिंकिंग के को उससे फ्री रखना पड़ता है। तो कॉग्निटिव बायसेस का मतलब हुआ कि जो कॉन्सेप्ट से संबंधित बायसेस हैं, कॉन्सेप्ट से संबंधित बायसेस, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपने जिस तरह से समझा हुआ है, या आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फेवर करते हैं, जैसे कई बार कई कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो आप अगर किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को पसंद करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो कॉग्निटिव बायसेस है,
वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर बहस जब होती है तो दो लोगों के बीच किसी शब्द के इंटरप्रिटेशन पर बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि साहब इस शब्द का हम लोग ये मतलब मानते हैं, दूसरा कहता है कि नहीं आप ये गलत मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये होना चाहिए। और दोनों अड़ते हैं इस बात पर। तो ये चीजें उसको उसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि आप अपने अंदर से इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए ह्यूरिस्टिकली कि अ, जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसको मान के और समझ के चल रहे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट अपने आप में सही है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की भी बात इसमें आती है, जिसमें कि कई बार जो सिस्टमेटिक जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो उसमें पहले से ट्राई आउट मॉडल से, ये मॉडल वाला कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है। और खास करके स्टैटिस्टिकल थिंकिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 7-8 दशकों में, उसमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जिसमें कि किसी के पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करनी है तो या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करनी है तो उसमें एक मॉडल है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अ, जैसे कि आपने सुना होगा SWOT SWOT एनालिसिस, जिसमें जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। तो ये एक तरह का एक मॉडल है जिसमें कि किसी भी चीज़ के डिफरेंट डायमेंशंस का स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। इसी तरह से मेटा कॉग्निशन की बात आती है इसमें, जिसमें कि हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना कि हमारे सोचने का सही तरीका तो सही है। हम कई बार अपने सोच के और तर्क के आधार पर ऐसे डिसीजन तक पहुंच जाते हैं या आलोचना करते हुए ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पर कि लगता है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है या हमारी जो पूर्व धारणा है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ता है कि क्या हमने जो प्रोसेस किया वो सही है, पूरी प्रक्रिया जिसको हमने फॉलो किया क्रिटिसिज्म का या रिफ्लेक्शन का, अ, उसके प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन का या एरिया को समझने में, सब जगह तो सही है। क्योंकि अब ये जो कंक्लूजन आ रहा है ये बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। तो ये मेटाकॉग्निशन होना कि हाँ हम सही जा रहे हैं, ये बीच बीच में सेल्फ चेकिंग होते रहना, और जो रियलिटी टेस्ट है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो रियलिटी टेस्ट का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि आप बीच बीच में अपने आप को वेरीफाई कर सकें। फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसमें कि जो भी आप जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं उसमें आप उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स की वैलिडिटी, उसके बारे में आपको इंश्योर होना होगा। क्योंकि अभी खास करके अभी वर्तमान एज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अपने तर्क को जो बिल्ड कर रहे हैं जिन इंफॉर्मेशन के आधार पर, आप अपने तर्क का पूरी इमारत, आप अपने तर्क की पूरी इमारत जिस पर आप खड़ी करना चाहते हैं उसका एक ऑथेंटिक सोर्स तो जरूर रहना चाहिए, एक या अधिक ऑथेंटिक सोर्स जरूर रहना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लिटरेसी आप में स्ट्रॉन्ग लिटरेसी होनी चाहिए कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स अपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए या थिंकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन आप यूज करना चाहते हैं वो कहाँ तक अ, आपके हिसाब से वो सही सोच से आ रहा है और ट्रुथ के नज़दीक है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशंस तो बिल्कुल कॉमन अंडरस्टूड है कि जो भी
आप थिंकिंग कर रहे हैं उसमें जहाँ कहीं भी एथिकल इश्यूज आ सकते हैं उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कई बार कुछ चीज़ों को अनक्रिटिसाइज छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना लॉन्ग टर्म में या लार्ज ग्रुप के इंटरेस्ट में सही नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी समझी जाती है कि बहुत सारी चीज़ों को अनरिजॉल्व भी छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद जो कल्चरल कॉम्पिटेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो जो प्रॉब्लम का जो कल्चरल डायमेंशन है, जिस इन्वायरमेंट में वो प्रॉब्लम इमर्ज हुआ है, उस कल्चर के बारे में भी आप में योग्यता होनी चाहिए कि आप उस सेटिंग को, उस बैकग्राउंड को सकते हैं, आप उसको जानते हैं पहले से। आप उसमें उस परिप्रेक्ष्य में सोचने में आप समर्थ। ये कल्चरल कॉम्पिटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, खासकर जहाँ पर मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो वैसी स्थिति में कल्चरल कॉम्पिटेंस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि उसके बिना आपका जो सॉल्यूशन है वो कभी भी गड़बड़ हो सकता है या गलत जा सकता है, और या आपकी थिंकिंग की दिशा, जो क्रिटिकल थिंकिंग की दिशा है, वो कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकती है। और फाइनली इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग का एक अपना सिग्निफिकेंस है। आप जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो कभी भी आपका जो फाइनल स्टेज इसमें नहीं आता है। ये प्रोसेस चलता रहता है एक साइकिल की तरह। आपके थिंकिंग का जो डिसीजन मेकिंग का जो मॉडल है उसको इम्प्रूव करता है। अब इसके बाद मेटा कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आता है। दैट इज, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि मेटा कॉग्निशन एक क्या प्रोसेस है जिसमें कि हम खुद अपने थिंकिंग के प्रोसेस के बारे में थिंकिंग करते हैं। हमारे सोचने का तरीका, क्या ये सही तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, मोस्ट फ्रूटफुल तरीका है, सबसे सही रिजल्ट देने वाला तरीका है। जब हम इस प्रकार की थिंकिंग करते हैं तो इसको हम लोग मेटा कॉग्निशन कहते हैं। कई बार जब हम चीज़ें सोचते हैं तो फिर उसका एक ब्रॉड व्यू लेने की कोशिश करते हैं, ब्रॉडली उसको किसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसका डायरेक्शन प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें मेटा कॉग्निशन में आती है। ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये भविष्य में कैसे किस दिशा में जाएगी, या किस तरह से प्रोजेक्ट होगी, या किस रूप में अंतिम रूप में ये आकार लेगी। ये सब चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने थिंकिंग के प्रोसेस पर हम लोग थिंकिंग करते हैं। तो जाहिर है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कि आपको अपने जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको अवेयर होना होगा। यानी आपके थिंकिंग का क्या तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या तरीका है, या सीखने का क्या तरीका है, इन सब के बारे में आपको कॉन्शियस या अवेयर होना होगा। तो तभी आप इस पर उसके बारे में सोच पाते हैं। अब ये बात थोड़ा सा अ, अ, समझने में हो सकता है कठिन लगे कि ये क्या ये क्या है? ये क्या हम लोग अपने थिंकिंग के बारे में अवेयर अवेयर नहीं भी हो सकते? तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, और खास करके जो यंग लर्नर्स होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि उनको ये दिखता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि अ, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते हैं कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसके द्वारा जो कॉग्निशन, उसके द्वारा जो कंक्लूजन निकल रहा है, अगर इसी चीज को दूसरी तरीके से सोचा जाए तो इसका वो रिजल्ट निकलेगा जो मेरे सामने बैठा आदमी कह रहा है। अब उन दोनों के बीच में झड़प होती है, कसमकस होती है, और तब शायद, और कभी शायद नहीं भी होता है, कभी शायद हो भी जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के
दृष्टिकोण को समझने में सफल हो पाते हैं। तो यही है उसका अवेयरनेस होना कि हम किस तरह से सोच रहे हैं जिसका ये परिणाम है, दूसरा किस तरह से सोच रहा है उसका कुछ और परिणाम होता है। तो ये मेटाकॉग्निशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का एस्पेक्ट होता है, जिसमें कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आप क्या कर सकते हैं और क्या आप में वीकनेसेस है, क्या आप नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से सोच करके और फिर आप उस पर बात करते हैं। अ, जैसे अगर आपको कहीं लेक्चर देना है, मान लीजिए मंच पर आपको बोलना है जाके, तो वैसी स्थिति में आप कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप सीधे मंच पर जाकर के बात कर सकते हैं, दूसरा आप उसकी पूरी तैयारी करके बात कर सकते हैं, आप उसका लिटरेचर पढ़ के बात कर सकते हैं, या आप पहले भाषण तैयार करके उसको पूरी तरह से रट करके याद करके आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या तरीका है, मेरे लिए क्या सही तरीका है। तो ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज में आता है कि आपको अपने ब्रेन के फंक्शन करने के सबसे इफेक्टिव तरीके के बारे में और सबसे कमजोर चीज के तरीके के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है। फिर मेटा कॉग्निटिव कंट्रोल, जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप अपने एबिलिटी के हिसाब से उसको उस वो पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं और अपने उसको एक्टिविटीज को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, है ना। और वो जो है एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए आप अपने लर्निंग को रेगुलेट करते हैं, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसमें चेंजेस लाते हैं। तो ये मेटा कॉग्निटिव कंट्रोल कहलाता है। यानी आप अपने न केवल आपने एक बार पहले प्रोसेस समझ लिया है और आप फिर उस पर अपने प्लान के अनुसार से चल रहे हैं, बल्कि आप उसको बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं उसके रिजल्ट को, कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। या कई बार जब प्लानिंग करते हैं तो माइलस्टोन्स सेट करते हैं। इसमें होता है जैसे एक सिंपल माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें, तो आप एक सिंपल पढ़ाई की के लिए आपने मान लीजिए एक 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए आपने एक प्लान प्लान सेट किया है। तो आपने कैसे सेट किया है कि अगले 4 महीने में का समय आपको देना है, तो 1 महीने के अंदर उसको ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में समर्थ होना चाहिए। तो क्या वो उसको सब सक्षम हो गया, तो इसका मतलब है कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो इसका जो मतलब है वो चीज़ होती है। तो यही चीज़ फिर जो अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में, ये चीज़ बहुत ही काम करती है कि जो माइलस्टोन्स हैं या जो इवैल्यूएशन के आपने तरीके तय कर रखे हैं बीच बीच के, या फाइनल इवैल्यूएशन के, ये सब चीज़ें उसमें आप देखते हैं कि जो आपका वर्तमान तरीका है वो सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फिर बात आती है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की, जिसमें कि आप कुछ विशेष तरीके अपनाते हैं कई बार, जिसमें कि जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, रिफ्लेक्शन। आप अगर ये बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जैसे कि आप किसी दूसरे आउटसाइडर के साथ आर्गुमेंट कर, हालांकि आपके सामने कोई नहीं होता है, लेकिन आप आर्गुमेंट करते हैं या पेपर पर लिख करके आर्गुमेंट करते हैं। अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग तरीका डेवलप कर लेते हैं, जिसके आधार पर वो काम करते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जो भी चीज़ें आप एक कॉन्टेक्स्ट में आपने सीखा है
अगर आपके मेटा कॉग्निटिव स्किल आपने बढ़िया डेवलप किया है, तो आप में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसको एक नए सिचुएशन में भी उसको लागू कर सकें। तो ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और फिर जो मेटा कॉग्निशन या अ, उसको अब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ये दोनों का ये दोनों जो है एक क्लोजली रिलेटेड टर्म है, जिसमें कि अपने लर्निंग या जो स्ट्रेटजी आपने प्लान किया है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आपको कम जब जब आपको लगता है कि शेड्यूल के हिसाब से या माइलस्टोन के हिसाब से हमने काम पूरा नहीं किया है, तो तब आप उसमें अमेंडमेंट्स करते जाते हैं। तो उसी तरह से मेटा कॉग्निशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामले में भी काम करता है। जब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पर्टिकुलर तरीका काम नहीं करता दिखता है, तो आप उस ब्रॉड पिक्चर में सोचने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ये गड़बड़ हुआ होगा और क्या हम अल्टरनेटिव देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेटा कॉग्निशन है। फिर जो ये स्किल है, ये कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये इसका मुख्य तरीका है। कि इसका और कोई इसकी जड़ी बूटी नहीं आती है जिसको खाने से आपका मेटा कॉग्निटिव स्किल जो है सो डेवलप कर जाएगा। मेमोरी के लिए भले ही ब्रह्मी बूटी आती हो, लेकिन मेटा कॉग्निशन का कोई बूटी नहीं है। इसका जो उपाय है वो यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीज़ें इसका इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। उसका उसको आपको करना पड़ता है। और जाहिर है कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। आप पूरी ज़िंदगी इसको करते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका जो मेटा कॉग्निशन है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव होता जाता है। फिर हम अंतिम सिरे पर हम आप पहुँचते हैं, जिसमें कि क्रिएटिविटी की हम लोग बात करते हैं। तो क्रिएटिविटी एक मल्टी फैसेटेड मल्टी फैसेटेड और इसेंशियल कॉन्सेप्ट है। खास करके एजुकेशन में क्रिएटिविटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कि क्रिएटिविटी का मतलब है कि जिन दो चीज़ों को अभी तक आपके सामने जोड़ा नहीं गया है, और आपने उन दो चीज़ों को मिलाया है, और पर्पसफुली मिलाया है, सोच समझ के मिलाया है, या रिफ्लेक्ट करके मिलाया है, इंट्यूटिवली मिलाया है, किसी भी तरह से मिलाया है। और अब आप उस नए क्रिएशन का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस महसूस कर रहे हैं, है ना? और उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। तो हम लोग इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। और क्रिएटिविटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, तो पहला तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपने पहले से भी समझा है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाके सोचना, किसी भी एक दिए हुए सिचुएशन या प्रॉब्लम के डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके सोचना। फिर ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनलिटी का मतलब है फर्स्ट टाइम, है ना, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग। ओरिजिनलिटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनलिटी अल्टीमेटली ओरिजिनलिटी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत रेयर है। अगर कहें तो बल्कि नहीं ही होती है। आप ओरिजिनलिटी से मतलब क्या हुआ? आप जैसे आप कुछ चीज़ डिजाइन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दो एग्जिस्टिंग चीज़ों को मिलाएंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मुझे स्वेटर बुनना है, तो मैं क्या करूँगा? वूल खरीद के लाऊंगा, फिर कुछ डिजाइन तय करूँगा। तो डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अब तो ये ट्रेडिशन खत्म हो गया। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय बहुत ही स्ट्रांग ट्रेडिशन था। खास करके जाड़ा आने से पहले दोपहर का अधिकांश समय जो है, तो इसी प्रोसेस में लगता था कि उसका स्वेटर तैयार करना है। बड़े लोगों से छोटे लोगों सबका स्वेटर तैयार होता था। तो वो जो
उसमें प्रोसेस क्या था, तो ऊन खरीद के लाया जाता था, फिर डिजाइन तय किया जाता था। डिजाइन कहाँ से तय होता था, तो डिजाइन जो है उस समय कई सारी पत्रिकाएं आती थी, पता नहीं वो अब आती हैं कि नहीं। जैसे गृह शोभा एक पत्रिका पहले आती थी, तो उसमें से निकाला जाता था कि कौन सा डिजाइन बढ़िया है, और फिर उसको ट्राई आउट किया जाता था। अब इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ पर आ सकती है, कि जब आप दो तीन चार अलग अलग डिजाइन को लेकर के और फिर उसका मिक्स मैच और ऐसा करके फिर आप एक अपना एक नया डिजाइन बना लेते हैं, तो ये आप उसको यू कैन क्लेम दैट दिस इज योर ओरिजिनल डिजाइन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनलिटी। अगर आप एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी की बात करें, तो एक रेयर चीज है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। आ, बल्कि अब कहेंगे तो गॉड ने जो वर्ल्ड बनाया वही ओरिजिनल है। उसके बाद तो सब डुप्लीकेट ऐसी ही चल रही है, सब लोग कॉपी मार रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि गॉड ने भी प्लेगराइज किया। हमारे जो जीन्स हैं, और उसमें 10% बैक्टीरिया के जीन्स हैं, उसी तरह से बाकी जानवरों के जीन्स हैं, और हमारा यूनिक जो जीन है जो ह्यूमन स्पेसिफिक है वो शायद 3-4% है। तो ये जो है सो 97-98-6% जो है ये कॉपी पेस्ट है। तो गॉड के क्रिएशन में भी उतना ज़्यादा ओरिजिनलिटी नहीं है, तो फिर ह्यूमन के क्रिएशन में कहाँ क्या सोचा जाए। तो खैर, दूसरा जो उसका डायमेंशन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का डायमेंशन है, जिसमें कि जब क्रिएटिविटी की बात आती है, तो अ, अधिकतर जो क्रिएटिविटी होती है वो समस्या की उपज होती है। जब आपके सामने एक समस्या आती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप एक उपाय सोचते हैं। नॉवेल सिचुएशन में उसका एक नॉवेल सॉल्यूशन सोचते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आने पर। तो ऐसी स्थिति में नई चीजों का निर्माण होता है। फिर इसके अलावा ये केवल ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। आप देखते हैं इतने पोएट हैं, राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, दे ऑल आर क्रिएटिव्स, दे आर ऑल आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ये सब चीजें इसमें तो क्रिएटिविटी का मतलब केवल समस्या का समाधान करना नहीं है। आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, ये सब दुनिया पूरी खुली है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। फिर इमेजिनेशन की बात करें, तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी चीज़ पर सोचते हैं, कल्पना करते हैं, और तो अब जेके रोलिंग्स की तरह ट्रेन में चलते हुए और ट्रेन के शीशे पर आपको पूरा जो हैरी पॉटर का कैरेक्टर दिख जाता है, और फिर आप उसकी पूरी कहानी लिख डालते हैं, और फिर आपकी एक के बाद एक सीरीज लिख डालते हैं। तो ये क्रिएशन है, इमेजिनेशन का पार्ट है। और फिर अगला जो उसका डायमेंशन है, एडेप्टेबिलिटी। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि अ, जो भी आप अलग अलग डोमेन्स में आप जो चीज़ें देखते हैं, उन सबको आप एडाप्ट करते हैं अपने नीड के हिसाब से, और फिर आप उसको आप अपने क्रिएटिविटी के रूप में आप मान सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे रिसर्च होते हैं, उसमें एक फील्ड में जो रिसर्च होता है उसको दूसरे फील्ड में रेप्लिकेट किया जाता है। एक फील्ड में जो थियराइजेशन होता है उसको दूसरे फील्ड में अप्लाई किया जाता है। तो ये अडेप्टेबिलिटी है। एक कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसका मतलब हुआ कि अलग अलग तरह की जो आइडियाज आपके सामने हैं, जिसमें कि सेमिंगली कोई रिलेशन नहीं दिखता है, तो ये क्रिएटिविटी का डायमेंशन होता है कि आप उसके बीच में भी कोई कनेक्शन खोज सकते हैं। तो ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट है। उसी तरह से नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब तक आपके पास पहले से नॉलेज और एक्सपर्टाइज नहीं होगा, तब तक उस पर लिखा के में क्रिएटिव होना संभव नहीं होता है। जैसे
अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना शुरू करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7-8 कलर के रंग को लेकर के और उसको दीवार पर आपने या कैनवास पर फेंक उलेट दिया और कहा कि देखो ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, आप इसमें कुछ खोजोगे तो मिल जाएगा। उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज ऑल्सो ए वेरी टेक्निकल थिंग। उसके हर एक चीज का एक तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आड़ी तिरछी रेखाएं खड़ा करके और खींच करके और काम क्लेम कर दें। तो उसका नॉलेज और एक्सपर्टाइज जरूरी होता है। फिर मोटिवेशन और पैशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिएटिविटी के लिए। बिना उसके फिर क्योंकि वो एक बहुत ही श्रम साधक तरीका होता है। आप जो करते हैं उसका उसके लिए प्रेज भी हो सकता है, या आदि पुरुष की तरह वो मुंह औंधे मुंह भी गिर सकता है। आपने बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा दी तो, या जो एक्सपेक्टेड है उसका नहीं दिखाया तो आपकी क्रिएटिविटी हवा हो गई या एक्सेप्टेड नहीं हुई। बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। तो मोटिवेशन बनाए रखना होता है। उसके ऐसा नहीं कि अब आप उसके बाद दुखी हो गए और आपने फिर क्रिएशन करना ही बंद कर दिया या नए चीजें लिखना ही बंद कर दिया, इतना दुखी हुए आप। फिर कोलैबोरेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें कि जो क्रिएटिविटी है वो, आप जब कई क्रिएटिव लोग बैठते हैं और एक दूसरे को इनपुट देते हैं तो क्रिएटिविटी का और ज़्यादा हाई लेवल होता है। रिस्क टेकिंग, जो पहले से चला रहा है उसी को चलाने के बजाय आप आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो जितने भी लोग आपके पास होंगे वो सब आपको नीचे बैठाने की कोशिश करेंगे, बैठ जा, ये क्या कर रहा है फालतू का। तो ये रिस्क टेकिंग है। यू कैन बी किक्ड आउट, यू कैन बी फेल्यूर, यू कैन वेस्ट योर टाइम, यू कैन वेस्ट योर मनी, यू कैन लूज योर रेपुटेशन। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्टिल यू आर मोटिवेटेड टू क्रिएट समथिंग न्यू। फिर प्रैक्टिस, तो जाहिर है प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो क्रिएटिविटी बार बार ट्राई आउट करना पड़ता है। प्रॉब्लम फाइंडिंग फाइंडिंग, अब ये क्रिएटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें कि आप प्रॉब्लम्स को खोजते फिरते हैं। क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए आपके सामने प्रॉब्लम का होना भी जरूरी होता है। पर्सनल ग्रोथ, जिसमें कि सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल ग्रोथ, जिससे कि आप एक, जैसे आप एक पेंटर हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, आप एक नॉवेलिस्ट हैं, आप एक पोएट हैं, तो आप हल्के से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी राइटिंग मैच्योर होते जाती है, या आपके कंपोजिशंस, म्यूजिकल कंपोजिशंस हैं वो और स्ट्रांग होते जाते हैं, और फिर आप रिकॉग्नाइज होने लगते हैं। तो लोग आपका जो क्रिटिक हैं आपके, वो क्रिटिक आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको लगता है कि हम अब कुछ हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो आज हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग से हम लोगों ने अपनी बात शुरू की, और उसमें उसके बाद हम लोगों ने समझा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का के डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो क्या हैं। फिर हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की और उसके डायमेंशंस को समझा, उसके एस्पेक्ट्स को समझा, मेटा कॉग्निशन को समझा, मेटा कॉग्निशन के स्टेजेस को समझा, और अंत में हम लोगों ने क्रिएटिविटी के बारे में हम लोगों ने उसको समझा, और उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये बातें थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो अब आप पूछ सकते हैं।